हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले दो तीन पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का रिवीजन लेक्चर्स करने वाले हैं एंड लेक्चर्स हम आपको 40-45 मिनट्स का एक एक रिवीजन लेक्चर्स डालेंगे। वी विल ट्राई टू कवर एज मच कंटेंट पॉसिबल। तो इंडियन को अभी आज हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट का भी हम रिवीजन लेक्चर डालेंगे एंड एक कंपनीज एक्ट या फिर एलएलपी का भी हम रिवीजन लेक्चर्स डालेंगे। ओके, तो फर्स्ट ये रिवीजन लेक्चर्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड रखेंगे क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट रिवीजन लेक्चर है तो विल कीप अप द स्पीड। ओके, सेकंड मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दिस इज रोहित जे। मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया था मई 2022 में, 2 साल हो गए। तो लास्ट 2 years आई हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री, सो नाउ आई थॉट लेट्स डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रंस। तो इसलिए मैंने अभी दिस इज बेसिकली ये मेरा फर्स्ट रिवीजन लेक्चर ही है, इससे पहले आपने देखा नहीं होगा, तो आई होप इट गोज वेल। तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन लेक्चर। तो फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सी हमारे सीए फाउंडेशन में 3 तरह के लॉज है, एक तो बिजनेस लॉज है, एक इंडस्ट्रियल लॉज है, एक फाइनेंशियल लॉ। तो बिजनेस लॉ का सबसे पहला पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो शुरू करने के पहले एक हिस्ट्री दे देता हूँ कि उस समय जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ वहां का कॉपी किया था और इंडिया में पेस्ट किया था। वहां का कॉपी किया था और इंडिया में पेस्ट किया था। तब उन्होंने पूरा का पूरा लॉ उठाया था और उसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी था और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी था। तो फिर उन्होंने देखा कि लॉ काफी बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसी लॉ को स्प्लिट कर दिया अलग अलग एक्ट में। तो एक उन्होंने कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कर दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक कर दिया पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे करके उन्होंने पूरा स्प्लिट कर दिया। तो आज हम रिवाइज करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या रिवाइज करने वाले, सबसे पहले आज हम डेफिनेशन रिवाइज करेंगे एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने वाले। ओके, तो डेफिनेशंस में चलते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है ऑफर। ऑफर में क्या होता है? ऑफर का डेफिनेशन सबसे पहला कौन सा सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। तो ऑफर में डेफिनेशन कराने से पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के देता हूं। ओके, जब भी डेफिनेशन याद करेंगे हम ट्राई करेंगे इक्वेशन बनाने का, सो दैट डेफिनेशन इजीली याद हो जाए। तो ऑफर में सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रपोजर है, व्हेन अ पर्सन, जिसे हम बोलते हैं ऑफरर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रपोजर, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, जिसको हम बोलते हैं टू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू गिव एन एसेंट। गिव एन एसेंट मतलब उसमें हामी भरना, टू सच एक्ट और टू सच एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब एब्सटेन करना। इसको हम बोलते हैं ऑफर का डेफिनेशन। तो ऑफर का डेफिनेशन में सबसे पहले क्या आएगा? ऑफरर ने अपना विलिंगनेस दिखाया टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ एक्सपेक्टेशन कि अदर पर्सन विल अग्री टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। इसको हम बोलते हैं ऑफर। अब इसका एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया दोनों साथ में आते हैं। बीएसएनएल ने देखा कि जियो अभी बिजनेस मार्केट में काफी डोमिनेट कर रहा है, तो बीएसएनएल बोलता है वोडाफोन आइडिया की चलो एक काम करते हैं, मैं नॉर्थ इंडिया में बिजनेस रन करता हूं और तुम साउथ इंडिया में बिजनेस रन करो। ठीक है, बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया को बोलता है
कि मैं नॉर्थ इंडिया में बिजनेस रन करता हूं और तुम साउथ इंडिया में बिजनेस रन करो। तो सबसे पहले क्या ऑफरर कौन है? बीएसएनएल। उसने क्या किया? विलिंगनेस दिखाया कि कुछ करते। क्या करते? नॉर्थ इंडिया में मैं बिजनेस करूंगा और तुम साउथ इंडिया में करोगे। और बीएसएनएल का एक्सपेक्टेशन है कि वोडाफोन विल अग्री टू दिस प्रपोजल। तो इसी प्रपोजल को हम बोलते हैं ऑफर। विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बीएसएनएल ने क्या बोला? नॉर्थ इंडिया में मैं करूंगा, लेकिन साउथ इंडिया में बीएसएनएल विल नॉट डू इट्स बिजनेस। साउथ इंडिया में वोडाफोन करेगा। एट द सेम टाइम वोडाफोन नॉर्थ इंडिया में नहीं करेगा। तो एब्सटेन मतलब नॉट टू डू। एब्सटेन को हम बोलते हैं नॉट टू डू, बिजनेस नहीं करना। तो दोनों ऑफर दोनों को माना जाता है। जब हम कुछ चीज करते हैं तो उसे भी ऑफर मानते हैं, और अगर कुछ नहीं करते तो उसे भी ऑफर मानते हैं। ठीक है, तो टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसको हम कहते हैं ऑफर। तो ये हो गया ऑफर का डेफिनेशन विद एग्जांपल। एक और एग्जांपल, मान लो जैसे अभी अंबानी का वेडिंग चल रहा था, तो उन्होंने मैरिज कार्ड दिए होंगे। तो मैरिज कार्ड में क्या होता है? इनविटेशन रहता है कि आपको इस टाइम पे आना, इस वेन्यू पे आना है। तो ऑफरर कौन है? मुकेश अंबानी। उन्होंने अपना विलिंगनेस दिखाया टू डू। टू डू मतलब कि आना है मैरिज में, इस टाइम पे आना है, इस वेन्यू पे आना है, विद अ व्यू कि सामने वाला बंदा मान जाए। तो इसी को हम कहते हैं ऑफर। ओके, तो ये था ऑफर का डेफिनेशन। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑफरर अपना विलिंगनेस दिखा रहा है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू एक्सपेक्ट अदर पर्सन कि वो उसका बात माने। दैट्स इट, इसी को हम कहते हैं ऑफर। अब चलते हैं प्रॉमिस, जिसको हम, एक चीज याद रखना, इसको हम प्रपोजल भी बोलते हैं। ऑफर और प्रपोजल सेम है। ठीक है, इसी को हम प्रपोजल बोलते हैं, इसी को हम ऑफर बोलते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम बोलेंगे प्रॉमिस। उसको हम एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस का सिंपल डेफिनेशन है, इसको लिखाने का भी दरकार नहीं है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया, उस पर्सन ने अपना एसेंट मतलब अपना हामी भर दिया कि ठीक है, मैं आपसे अग्री करता हूं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर। इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ही सिग्निफाइज हिज एसेंट टू he signifies his assent to such proposal, then such person is said, then such proposal is said to be accepted। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब इसको अगर आपको इक्वेशन में डिराइव करना तो आप कैसे डिराइव करोगे? ऑफरर प्लस ऑफरी प्लस कंसेंट। कंसेंट क्या चीज का? टू डू और टू एब्सटेन। ठीक है, ऑफरर जो ऑफर करता है, ऑफरी जो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कंसेंट अपना देगा टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। उसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये था हमारा सेकंड डेफिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड डेफिनेशन। थर्ड क्या है? तो और एक्सेप्टेंस का सेक्शन कौन सा है? ऑफर का कौन सा सेक्शन है? 2A। 2A ऑफर का है एंड 2B एक्सेप्टेंस का है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन C, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी का डेफिनेशन सिंपल है। प्रोमिसर मतलब जो ऑफर देता है, प्रोमिसी मतलब जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। ओके, तो ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन C, जिसको हम कहते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो पहला था ऑफर, जिसको हम प्रपोजल का डेफिनेशन, फिर एक्सेप्ट, फिर प्रॉमिस, या जिसको हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और प्रॉमिस को हम एक्सेप्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस दोनों सेम ही होता है। तो प्रपोजल का डेफिनेशन देखा, एक्सेप्टेंस का देखा, उसके बाद हमने प्रोमिसर एंड प्रोमिसी का डेफिनेशन देखा। अब चलते हैं अग्रीमेंट का डेफिनेशन पे, विच इज सेक्शन 2 सबसेक्शन E। सबसे पहले अग्रीमेंट आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा, बट इज इट करेक्ट? दिस इज पार्शियली करेक्ट, नॉट एंटायरली करेक्ट। अब ये आपको
काफी अजीब लग रहा होगा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सब जन यही पढ़ते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज 90% ट्रू, नॉट 100% ट्रू। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन लिखाता हूँ। डेफिनेशन और इक्वेशन दोनों साथ में लिखाता हूँ। अग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ, यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डेफिनेशन को सब जन यही वर्ड मिस करते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, ये एक प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल तो दो, आप बोल रहे हो सेट ऑफ प्रोमिसेस, आप बोल रहे हो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं होता अग्रीमेंट, इसका एग्जांपल तो दो। तो एग्जांपल देते हैं इसका। मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, इसके पास है आईफोन, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको आईफोन सेल करना है और इसने अपना प्राइस रखा आईफोन का, इसने प्राइस रखा लेट से 1 CR, आईफोन का प्राइस रखा 1 करोड़। ए ने बोला बी को देख मेरे पास आईफोन है, तुझे चाहिए? सबसे पहले ए क्या बोलेगा कि देख मेरे पास आईफोन है, तुझे आईफोन चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले बी क्या करेगा, बी सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या मेरे को आईफोन का जरूरत है या नहीं, वेदर आई नीड इट और नॉट। तो सबसे पहला ऑफर क्या हो रहा है, आईफोन ऑफर हो रहा है, दिस इज ऑफर 1। अब बी क्या करेगा, बी चेक करेगा वेदर ही नीड्स इट और नॉट, अगर आईफोन का दरकार ही नहीं है तब तो वहीं पर खत्म, एक्सेप्टेंस आएगा नहीं, प्रॉमिस होगा नहीं, तो अग्रीमेंट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ए क्या करेगा, आईफोन ऑफर करेगा, बी चेक करेगा कि उसके पास आईफोन है या नहीं, ठीक है, तो ही विल चेक वेदर ही नीड्स इट और नॉट, ठीक है, वो उसका अपना नीड चेक करेगा। तो यहां पर हम मानते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ए ऑफर कर रहा है आईफोन, बी को आईफोन चाहिए ही चाहिए, ही नीड्स द आईफोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसने अपना एक्सेप्टेंस, यहां पर इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ए को आईफोन बेचना है, बी को आईफोन खरीदना है, बी को आईफोन चाहिए और इसे आईफोन खरीदना है। तो ऑफर क्या था, आईफोन खरीद बेचना है, बी को आईफोन खरीदना है क्योंकि उसे जरूरत है, तो यहां पर एक्सेप्टेंस हो गया। तो ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ये होता है हमारा फर्स्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस नंबर 1। सेकेंड प्रॉमिस, सेकेंड, अब देखते हैं सेकेंड क्या है, ये हो गया हमारा पहला सेट ऑफ प्रॉमिस। सेकेंड सेट में क्या होगा, ए को आईफोन बेचना है 1 करोड़ में, तो ए जाएगा बी के पास, देख आईफोन तू रेडी है लेने के लिए, मैं बेचने के लिए रेडी हूं, 1 करोड़, 1 करोड़ अभी यहां पर रख दे, आईफोन तेरे हाथ में।
तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑफर कि बेचूंगा आईफोन लेकिन 1 करोड़ में ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं, निकल जा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑफर कि 1 करोड़ में बेचूंगा। थर्ड, अब सेकंड हो गया, अब ये मान लो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बी ने अपना एक्सेप्टेंस वापस दे दिया। तो ये हो गया इसका ऑफर 2। पहला ऑफर क्या था, आईफोन बेचना है, इसने बोला ठीक है। सेकंड, 1 करोड़ में दूंगा, ले तो ले नहीं तो निकल। बी ने बोला ओके, मैं 1 करोड़ में लेने के लिए तैयार हूं। तो ये हो गया ऑफर 2, 1 करोड़ में दूंगा आईफोन, इसने मान लिया, एक्सेप्टेंस। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस नंबर 2। तो प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, इसको कहते हैं हम सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो इसी को हम बोलेंगे अग्रीमेंट। अब यहां पर सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब सिर्फ 2 प्रॉमिस होगा, नहीं, इट कैन बी मोर देन 2। यहां पर मैंने प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2 लिखाया, इट कैन बी प्रॉमिस 3, इट कैन बी प्रॉमिस 4, इट कैन बी प्रॉमिस 5। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 करोड़ में ये रेडी है, बट बी बोल रहा है कि अगर लूंगा तो, सॉरी, इसने बोला 1 करोड़ में देने के लिए तैयार है, बी बोला अगर लूंगा तो मैं सिर्फ 50 लाख में लूंगा। कितना में लूंगा, 50 लाख में। तो प्रॉमिस 2 क्या हो गया, इसने ऑफर, सेकंड ऑफर दिया था 1 करोड़ का, इसने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसने क्या किया, थर्ड ऑफर दिया 50 लाख का, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो थर्ड ऑफर इसने एक्सेप्ट किया, तो दैट बिकम्स थर्ड प्रॉमिस। तो प्रॉमिस 1 वाज ओके, प्रॉमिस 2 इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड प्रॉमिस है कि 50 लाख में बी इज रेडी टू बाय। तो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 3 मिला के होता है सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। इसी को हम कहते हैं अग्रीमेंट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, नहीं, प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस ऑफर 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। ओके, तो ये था अग्रीमेंट का डेफिनेशन। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या पढ़ा, ऑफर का, जिसको हम प्रपोजल कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस का, जिसको हम प्रॉमिस भी कहते हैं। थर्ड हमने पढ़ा प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। फोर्थ हमने पढ़ा अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिसेस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये आप अपने, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल पास में रख सकते हो एंड रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब चलते कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में। अब आते हैं हम मुद्दे पे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या था, प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और प्रॉमिस का डेफिनेशन हमने इक्वेशन पढ़ा था, ऑफरर ऑफरी प्लस ऑफरी उसका कंसेंट दे रहा है टू सच ऑफर, उसको हम कहते हैं प्रॉमिस, मतलब एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस एक्सेप्टेंस एक ही चीज होता है। तो अग्रीमेंट सबसे पहले प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ इज ओनली अग्रीमेंट नेसेसरी, अग्रीमेंट सिर्फ नेसेसरी नहीं होता, अग्रीमेंट प्लस इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये वर्ड क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। लीगली एनफोर्सेबल क्या होता है, तो सबसे पहले लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए।
ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, तब जाके वो बनता है लीगली, मतलब उसको हम कहते हैं लीगली एनफोर्सेबल। तो ये हमारा लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि लीगल ऑब्जेक्ट एंड लीगल कंसिडरेशन दोनों लीगल होगा तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि अग्रीमेंट कैन बी इलीगल, ठीक है, अग्रीमेंट इलीगल हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जिसका ऑब्जेक्ट और जिसका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट और जिसका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लो लेट्स से कि ए ने डिसाइड किया कि उसे कोकेन बेचना है, 1 किलो कोकेन। तो यहाँ पर जो कोकेन बेचना है ये ऑब्जेक्ट लीगल है इलीगल? इट इज एन इलीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो ए ने ये हो गया फर्स्ट की इलीगल ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल क्या होता है, मान लो ए ने बोला बी को कि जाके कैश डिपॉजिट करो बैंक में, तो बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करना क्या होता है, लीगल। लेकिन अगर ए ने बोला बी को कि जाओ और बैंक को लूटो, मीन्स रॉबरी, तो ये भी क्या हो गया, इलीगल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इलीगल के। तो ये सारे जो भी ये जहां पर इलीगल ऑब्जेक्ट्स आता है वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो फर्स्ट इज कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। सेकंड आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। मतलब ए ने डिसाइड किया कि वो बी से सामान खरीदेगा, उसने 1 लाख का सामान खरीदा बी से, ठीक है। बी ने सामान बेचा 1 लाख का, किसको, ए को। ए ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए कैश नहीं दूंगा, एक काम करता हूं, उसके बदले में तेरे को कोकेन दे दूंगा 1 लाख रुपए का, सामान लूंगा 1 लाख का, बदले में कोकेन दे दूंगा 1 लाख का। तो यहां पर कंसिडरेशन क्या है, लीगल है या इलीगल है? इट इज ए इलीगल कंसिडरेशन, ठीक है। मैं उसको क्या दे रहा हूं, सामान ले रहा हूं, बदले में 1 लाख का सामान ले रहा हूं और 1 लाख का जो कंसिडरेशन है वो कोकेन के फॉर्म में दे रहा हूं, तो इट इज अ इलीगल कंसिडरेशन, ठीक है। और या फिर मान लो मैं किसी को ब्राइब दे रहा हूं, तो ब्राइब देना भी इलीगल कंसिडरेशन होता है, गॉट इट। तो दो कंडीशंस है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक इलीगल होगा देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कमिंग टू एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल क्या होता है, एनफोर्सेबल का मतलब पॉसिबल, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, दैट शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। सेकंड, देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट, तो ही टू सच पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म सच एग्रीमेंट, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो ए क्या है, बुक राइटर है, ठीक है। ए बुक्स राइट करता है और बी है पब्लिशर। ए क्या करता है, बुक्स राइट करता है और बी पब्लिश करता है। तो ए ने बोला बी को कि एक काम वी विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं बुक्स लिखूंगा आपके लिए और बी उस बुक्स को बेचेगा, ठीक है। ए विल राइट बुक्स एंड बी विल पब्लिश दोज बुक्स। तो इन दोनों ने डिसाइड किया, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर फ्यू डेज ए का क्या हुआ, डेथ हो गया। अब बी क्या गया, बी ने क्या किया, बी वेंट टू कोर्ट, उसने केस फाइल कर दिया ए के ऊपर कि इसने मुझे बोला था कि ये बुक्स लिख के देगा लेकिन ये मर गया। तो बी ने बोला कि मुझे डैमेजेस चाहिए, तो ही वेंट टू कोर्ट एंड ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ए फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर क्या बी का कंटेंशन करेक्ट है, तो यहाँ पर बी का कंटेंशन करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का डेथ हो गया, तो सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट ए कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देयरफॉर दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल सर कि पॉसिबल टू परफॉर्म क्या हो सकता है,
मान लो एक शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वन ऑफ देयर कस्टमर कि उसे 10 kgs का शुगर सेल करना है, ठीक है। शुगर फैक्ट्री एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर कि 10 किलो का शुगर हम सेल करेंगे, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू डेज व्हाट हैपेंड, फैक्ट्री में फायर लग गया, आग। तो आग लग गया तो पूरा का पूरा फैक्ट्री जल गया, उसके अंदर जो शुगर था वो भी जल गया। अब कस्टमर क्या किया, ही वेंट टू कोर्ट कि सर देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 किलो शुगर खरीदने का, अब ये इसने शुगर मेरे को बेचा नहीं, तो आई वांट डैमेजेस। तो क्या ये जो शुगर फैक्ट्री का जो ऑब्लिगेशन है टू सेल शुगर, इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, क्योंकि वहां पर फायर लग गया। तो देयरफॉर लीगली एनफोर्सेबल में हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, एंड इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आप हर समय याद रखना, ठीक है। अब इसका मैं इक्वेशन बनाता हूं कि इसका इक्वेशन क्या बैठेगा। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखना। तो कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन क्या बनेगा, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल। अग्रीमेंट का क्या इक्वेशन है, ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ में क्या था, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए प्लस पॉसिबल टू परफॉर्म। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन। ये सारा कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए। दिस इज agreement and this is enforceable by law. तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट enforceable by law। तो ये इस डेफिनेशन को अगर आप याद रखोगे तो आपको इजीली, इस इक्वेशन को अगर आप याद रखोगे तो आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ कमिंग टू कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि एट द डिजायर ऑफ promiser कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसर ने अपना ऑफर दिया, किसको, प्रॉमिसी को। प्रॉमिसी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एंड लेट से बदले में उसने एक्सेप्ट किया एंड बदले में मान लो उसने कुछ कंसिडरेशन दिया। कंसिडरेशन मतलब वो कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है या फिर एनी फॉर्म ऑफ बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ बेनिफिट जो ऑफरर को देगा। तो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, अदर पर्सन उस एक्ट को करता है या फिर प्रोमिसेस टू डू सच एक्ट। मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने क्या बोला कि मैं फोन बेचूंगा, बी ने क्या बोला मैं फोन खरीदूंगा। तो फोन खरीदना भी एक तरह का कंसिडरेशन है, फोन खरीदना भी एक तरह का एक्सेप्टेंस है जिसको हम कंसिडरेशन भी बोलते हैं। तो उसने पहले तो एक्सेप्ट किया कि फोन खरीदूंगा एंड प्लस इसको हम कंसिडरेशन भी बोलेंगे। सेकंड क्या है कि 1 लाख दूंगा, तो 1 लाख देना वो भी क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है।
तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन में क्या आएगा कि एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर अदर पर्सन डज और एब्सेंस ऑफ प्रोमिसेस टू डू सच एक्ट, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन. इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, इट कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ बेनिफिट. ठीक है, तो ये था कंसिडरेशन का डेफिनेशन. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में पढ़ा कि एनफोर्सेबल होना चाहिए. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि मान लो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से करवाना है फोर्सफुली या कैसे भी, ठीक है, यू हैव टू फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और उसके लिए आप कोर्ट के पास जाते हो, कोर्ट को आप अप्लाई करते हो या पिटीशन फाइल करते हो कि सर मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना है इस बंदे के साथ. तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोर्ट भी फोर्स नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट भी आपका एप्लीकेशन या पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. कहने का मतलब कि कोर्ट भी आपका एप्लीकेशन या पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करे, मींस इवन कोर्ट कैन नॉट फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब आते हैं कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोर्ट भी फोर्स नहीं कर सकता. मैंने आपको दो तो आपको बता दिए थे. एक तो मैंने इलीगल बताया था आपको. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकता. सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म हो, वो भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता. ठीक है, और थर्ड आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स. सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता टू एंटर इनटू अ सच कॉन्ट्रैक्ट. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? तो ये तो याद रखना कि ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स है विच कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय कोर्ट्स इवन. इलीगल के एग्जांपल्स दे दिया मैंने, ये वाले एग्जांपल्स दे दिए. सोशल का एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो आपके फादर ने आपको बोला कि बेटा सीए अगर तुम फाउंडेशन क्लियर कर दोगे, तो बदले में 1 लाख रुपए दूंगा. फाउंडेशन क्लियर करो 1 लाख रुपए ले लो, फाउंडेशन क्लियर करो 1 लाख रुपए ले लो. अब बेटे ने क्या किया, मेहनत किया, पढ़ा, उसने फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया. ठीक है, बेटे ने सीए फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया. अभी आया अपने पापा के पास कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए. तो फादर ने मना कर दिया कि 1 लाख रुपए नहीं दूंगा. तो सन क्या, ही वेंट टू कोर्ट. क्या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है दे डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशन. तो यहाँ पर सन कैनॉट फाइल अ केस, कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स. यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता. ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर सोशल हो या जो सोशल रिलेशन क्रिएट करता हो, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. ओके, ये था पहला एग्जांपल. एक और एग्जांपल देते हैं. जैसे मैंने शादी का एग्जांपल लिया था, ठीक है, मैरिज कार्ड का मैंने एग्जांपल लिया था. ठीक है, मान लो मैंने बोला था आपको कि मैरिज कार्ड का एग्जांपल बोला था कि अंबानी ने मैरिज कार्ड दिया, तो वो क्या था? ऑफर होता है. तो मैं क्या करूंगा, मान लो लेट से मुकेश अंबानी ने मैरिज का ऑफर दिया, इसको दिया विराट कोहली को. ठीक है, मुकेश अंबानी ने मैरिज का ऑफर दिया विराट कोहली को कि 20 तारीख को शादी होगा,
शाम को 6 बजे आना है, ये था ऑफर। 20 तारीख को शादी होगा, शाम को 6 बजे आना है। क्या 20 तारीख को क्या हुआ, मान लो 20 तारीख को बारिश हो गया, ठीक है, 20 तारीख को क्या हुआ, बारिश हो गया या लेट से अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी, बारिश हो गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इन्होंने क्या किया, शादी पोस्टपोन कर दिया 21 को, ठीक है। अब कोहली सर पहुंचे 20 तारीख को, उन्होंने देखा कि शादी तो हुआ नहीं, उन्हें पता नहीं था कि शादी पोस्टपोन हुआ 21 तारीख को, वो आए 20 तारीख को, देखा शादी नहीं हुआ। अब वो कोहली सर चले गए कोर्ट में, इसने अंबानी ने मुझे बोला था 20 तारीख को शादी है, 20 तारीख को नहीं हुआ, शादी हुआ 21 को। तो क्या कोर्ट कोहली का बात सुनेगा? नो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, सोशल रिलेशन है। तो कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सोशल रिलेशंस के थ्रू से बनते हैं उसे हम नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं, ठीक है। तो एनफोर्सेबल, तो कौन से ऐसे 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है विच आर नॉट एनफोर्सेबल? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल होते हैं, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। अब इसमें एक सवाल आपको आएगा कि सर आपने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बोला अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई चीज लीगल ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है अग्रीमेंट, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इट कैन पॉसिबल नहीं है। तो जनरली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड, बेसिकली वो वॉइड अग्रीमेंट ही है, हम उसको क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने लिखा है वो डेफिनेशन वॉइड अग्रीमेंट का है, अग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए उस डेफिनेशन को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड इसलिए, अदरवाइज एक्चुअली दे आर अग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको हम बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स, बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हम उसको वर्ड डेफिनेशन देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारे सारे डेफिनेशंस। तो पहला डेफिनेशन था प्रपोजल का, सेकंड डेफिनेशन था एक्सेप्टेंस का, ऑफर और ऑफरी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट का डेफिनेशन, एंड लास्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। तो ये था हमारा आज रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम एसेंशियल्स देखेंगे जो सेक्शन 10 में कवर्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 में कवर्ड होते हैं एसेंशियल्स, वो एसेंशियल्स हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू।